था लेवल ऑफ हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस पे। आज हमें स्टार्ट करना है एसओआई इंटेलेक्ट मॉडल। एसओआई इंटेलेक्ट मॉडल जो है वो साइकोमेट्रिक अप्रोच में एक और मॉडल है। ये हमारा दिया था जेपी गिलफॉर्ड ने, ठीक है। सो इट वाज प्रपोज्ड बाय जेपी गिलफॉर्ड। अब जेपी गिलफॉर्ड ने बोला क्या, ही सेड कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स होते हैं वो इंटेलिजेंस को बेसिकली इस मॉडल के अंदर उसने इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स को 3 डायमेंशंस के अंदर डिवाइड कर दिया। और वो 3 डायमेंशंस क्या थे? ऑपरेशंस, कंटेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑपरेशंस के अंदर फर्दर हमारे 5 सब डिविजन्स आते हैं, सॉरी 6 सब डिविजन्स आते हैं। कंटेंट्स के अंदर हमारे 5 सब डिविजन्स आते हैं और प्रोडक्ट के अंदर भी 6 सब डिविजन्स आते हैं। ये 6 है। अब ये सब डिविजन्स क्या है, ऑपरेशंस क्या है, कंटेंट क्या है, ये देखते हैं। ऑपरेशन इज व्हाट अ रिस्पोंडेंट डज। तो सपोज तुम मेरा इंटेलिजेंस चेक कर रहे हो, है ना। तो मैं हो गई रिस्पोंडेंट। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं कॉग्निशन कर रही हूँ, मेमोरी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मेमोरी रिटेंशन कर रही हूँ, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन कर रही हूँ, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन कर रही हूँ, या चीज़ों को इवेल्युएट कर रही हूँ, इवेल्युएशन कर रही हूँ। तो जो भी एज रिस्पोंडेंट वो पर्सन करता है वो आ गया तुम्हारा ऑपरेशंस के अंदर। अब ऑपरेशंस जितने ज़्यादा हाई होंगे, मतलब कॉग्निशन उस पर्सन का जितना अच्छा होगा, मेमोरी रिटेंशन जितना अच्छा होगा, मेमोरी रिकॉर्डिंग जितनी अच्छी होगी, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन जितनी अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा उसका इंटेलिजेंस होगा। अब आते हैं कंटेंट्स पे। कंटेंट इज़ द नेचर ऑफ मटेरियल और इन्फॉर्मेशन जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग हमारी होती है। जैसे कि ऑपरेशंस किस पे होगा? कंटेंट पर होगा। मैं अगर कॉग्निशन कर रही हूँ तो वो किस बारे में सोचूंगी? किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचूंगी। अगर मैं मेमोरी को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए कुछ कंटेंट होना चाहिए, तो वो होगा हमारा इन्फॉर्मेशन। अब कंटेंट कितने टाइप्स के होते हैं? कंटेंट हो सकता है विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक या बिहेवियरल। ये हमने 11th में भी पढ़ा था कि कंटेंट जो है, जो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस मिलता है, वो या तो विजुअल हो सकता है, उसको या तो हम आईज से परसीव करेंगे, देखेंगे। ऑडिटरी हो सकता है, मतलब उसको हम या तो सुनेंगे। सिम्बॉलिक हो सकता है, सिम्बॉलिक मतलब लेटर्स एंड नंबर्स। जैसे कि ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर क्या है? नंबर्स और लेटर्स हैं। नंबर्स और लेटर्स से वर्ड्स बन जाते हैं, तो अगेन टेक्सचुअल मटेरियल हो गया, या फिर किसी का बिहेवियर हो सकता है। तो ये हमारा कंटेंट आ गया। अब उस कंटेंट से हम क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? प्रोडक्ट इज द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। जो भी मुझे कंटेंट मिला है मैं उसको यूनिट में परसीव करती हूँ, एज इन इंडिपेंडेंटली परसीव करती हूँ। सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे क्लासीफाई कर देती हूँ, उनके बीच का रिलेशन ढूंढती हूँ, उनके बीच का सिस्टम ढूंढती हूँ, ट्रांसफॉर्म करके उनको डेली लाइफ में अप्लाई करती हूँ। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। तो ही सेड, जेपी गिलफॉर्ड सेड कि इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशन, या intellectual abilities traits can be classified into 3 dimensions: operations, contents and products। और उन्होंने ये जो 3 क्लासिफिकेशंस हैं, हमारे ट्रेट्स हैं, उसको एक क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, जिसमें एक क्यूब जो हो गया, एक साइड जो हो गया वो कंटेंट को शो करेगा, दूसरा साइड जो हो गया वो हमारा प्रोडक्ट को शो करेगा, और तीसरा साइड जो हो गया वो हमारा ऑपरेशंस को शो करेगा, ठीक है। एंड ये जो हैं ऑपरेशंस हमारे 6 इन नंबर थे, प्रोडक्ट हमारे 5 थे, और कंटेंट हमारे 6 थे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 6 करते हैं, तो हमारे पास टोटल 180 सेल्स आते हैं। तो ये सेड ईच सेल इज एक्सपेक्टेड टू हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर, 1 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो टोटल 180 फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस हो गए। ये क्लियर है? नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा ट्रायआर्किक थ्योरी। ट्रायआर्किक है, इसको मैं सही कर देती हूँ, एक सेकेंड। ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ सॉरी 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 सही था ये, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसने बोला था कि इंटेलिजेंस कैन नेवर बी मेजर्ड और डिनोटेड बाय अ सिंगल एंटिटी। तो इंटेलिजेंस जो होता है हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग एक सिंगल एंटिटी नहीं होती है, बल्कि डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है। गार्डनर बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, रेदर ऑफ डिफरेंट टाइप्स और
कैटेगरीज, और वो जो कैटेगरीज होते हैं यहाँ पे, जो ये 8 कैटेगरीज हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो सपोज किसी के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस हाई है, तो इट डजंट मीन कि उसके अंदर बाकी इंटेलिजेंस लो होगी या हाई होगी, क्योंकि लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ओके, अब कौन कौन सी होती है? सो स्टार्टिंग विद लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। लिंग्विस्टिक मीन्स फाइंडिंग द राइट वर्ड टू एक्सप्रेस योर थॉट्स या वट एवर योर पॉइंट ऑफ व्यूज। तो जब हम वर्ड्स को करेक्टली यूज़ करके अपने थॉट्स, अपने मैसेजेस को क्लियरली कन्वे करते हैं, तो वो लिंग्विस्टिक आ जाएगा। अगर कोई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में हाई है, तो उसके लिए सूटेबल प्रोफेशन क्या होगा? उसके लिए सूटेबल प्रोफेशन हो सकता है हमारा पोएट बन सकता है वो, ठीक है, राइटर बन सकता है, लॉयर बन सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है। इसके एडिशन में एक वो डिप्लोमेट भी बन सकता है ना? तो ये उसके लिए सूटेबल प्रोफेशंस होंगे। नेक्स्ट फिर आ गया हमारा स्पेशियल रिलेशन। स्पेशियल रिलेशन के अपने एनवायरनमेंट में हम कितने विजुअल इमेजेस को यूज़ करके उसको परसीव कर सकते हैं, 3D इमेजेस हम इमेजिन कर सकते हैं, तो वो स्पेशियल रिलेशंस में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए कौन से सूटेबल, अगर किसी का स्पेशियल रिलेशन में हाई इंटेलिजेंस आया है, तो उसके लिए क्या सूटेबल करियर है? नेविगेशन, पायलट, आर्किटेक्ट, स्कल्पचर्स। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक अबाउट एंड सॉल्व प्रॉब्लम इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3D स्पेस में हम जब चीज़ों को सोचते हैं और उसको इमेजिन करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं मेंटल इमेजेस के थ्रू, तो वो हमारा स्पेशियल हो गया। तो ये भी हो गया, लिंग्विस्टिक भी हो गया। इट इज़ द एबिलिटी टू लर्न अंडरस्टैंड बोथ स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। अब नेक्स्ट है हमारा नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक इज अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स एंड रीडिंग नेचर। नेचर को हम कितनी अच्छी तरह समझ पाते हैं और उसको देख पाते हैं। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, क्लासीफाई, अंडरस्टैंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वंस एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जो फ्लोरा एंड फौना है, उनसे हम कितना ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, उनके लिए कितना अच्छा हम सोच पाते हैं, दैट कम्स अंडर नेचुरलिस्टिक। इसमें आ जाएगा बोटैनिस्ट, फार्मर्स, हंटर्स और बायोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, ये सब। नेक्स्ट है हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक इज कि हम अपने बॉडी प्रोपोर्शंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने बॉडीली प्रोसेसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एबिलिटी टू यूज वंस बॉडी पार्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसमें कौन से करियर ऑप्शन ज़्यादा अच्छे होते हैं? एथलीट्स, डांसर्स, मैकेनिक्स। ठीक है, फिर है हमारा म्यूजिकल। म्यूजिकल में आता है कि समवन हु इज़ वेरी सेंसिटिव टू रिदम्स एंड वाइब्रेशन, जिसको डिफरेंट डिफरेंट रिदम, पिचेस, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाता है और उसको क्रिएट करनी भी आती है, तो वो हाई ऑन म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। जॉब प्रोस्पेक्ट्स में म्यूजिशियन आ जाएगा, डांसर्स आ जाएगा। यहाँ पे सॉन्ग राइटर के बजाय आई थिंक कंपोजर ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, फिर है हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें एबिलिटी टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम्स लॉजिकली। करियर प्रोस्पेक्ट्स में आ जाएगा साइंटिस्ट, इंजीनियर, अकाउंटेंट्स। देन वी हैव इंटर एंड इंट्रापर्सनल। इंटर और इंट्रा में इतना याद रखना, इंट्रा इज विद इन, जब हम अपने खुद के इमोशंस को समझते हैं, और इंटर इज जब 2 एंटिटीज आर इन्वॉल्व। तो जब हम दूसरों के इमोशंस को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनके इंटेंशंस, उनके मोटिवेशन, थॉट्स, डिज़ायर्स, इन सब के बारे में अवेयर होते हैं, तो वी आर हाई ऑन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और जब हम खुद के इंटेलिजेंस को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, खुद के इमोशंस को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, अपने थॉट्स, बिहेवियर्स, फीलिंग्स के बारे में अवेयर होते हैं, तो वी आर हाई ऑन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर मुझे खुद के इमोशंस और दूसरों के इमोशंस दोनों अच्छी तरह पता है, तो दोनों हाई है मेरे अंदर। अब दोनों में ही सूटेबल करियर में साइकोलॉजिस्ट तो आएगा, काउंसलर आएगा, इंटरपर्सनल में टीचर्स आ सकता है, पॉलिटिशियंस आ सकता है, बिकॉज दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ, उनके सामने जो लोग होते हैं उनके इमोशंस के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से अवेयर होते हैं और उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं व्हेन नीड अराइजेस। तो ये थी हमारी हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसने बोला था कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी बट रैदर इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ठीक है, एंड टोटल 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, एंड इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जा सकता है, तो और इजी भी है काफ़ी, तो इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। नेक्स्ट वी हैव ट्रायआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्रायआर्की थ्योरी में सबसे पहले तो ट्रायआर्किक थ्योरी दी किसने दी? तो इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग।
रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये थ्योरी डेवलप की थी। अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है, इट इज़ द एबिलिटी टू अडैप्ट टू शेप एंड सेलेक्ट एनवायरनमेंट टू अकॉम्प्लिश वन गोल्स एंड दोज ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। ये उसकी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है। इसने बोला कि इंटेलिजेंट पर्सन वो होता है जिसके अंदर एबिलिटी होती है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर सके, अपने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग शेप कर सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, उसने बोला कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बोला कि इंटेलिजेंस जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज़ कॉम्पोनेंशियल, नंबर 2 इज़ एक्सपीरियंशियल एंड नंबर 3 इज़ कॉन्टेक्चुअल। कॉम्पोनेंशियल को हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इसके अंदर जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उसको एनालाइज करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम, तो वो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस हमारी एट प्ले होती है। और जिसके अंदर कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस हाई होती है वो क्रिटिकली सोच सकते हैं, दे आर लाइकली टू सक्सीड इन स्कूल में वो अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, एकेडमिकली हमेशा एक्सेल करेंगे। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्विजिशन, हायर ऑर्डर कंपोनेंट एंड परफॉर्मेंस। एक्विजिशन मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस स्टेज पे मैं इन्फॉर्मेशन ढूंढ रही हूँ, अब मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई तो अब मैं उसको हाईली प्रोसेस करूँगी अपने ब्रेन के अंदर और फिर मैं उसके बेसिस पे परफॉर्म करूँगी। तो सपोज यू हैव हाई कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस और तुम्हें एग्जाम अभी देना है अपना, तो एग्जाम में जो कंटेंट आ रहा है, जो सिलेबस आ रहा है, दैट इज इन्फॉर्मेशन। उसको पहले तुम एक्वायर करोगे, पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश करोगे, उसको याद करने की कोशिश करोगे, रिटेन करने की कोशिश करोगे, तो दैट इज़ हायर ऑर्डर कंपोनेंट और फिर एग्जाम में जाके परफॉर्म कर दोगे। तो ये कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस हमारा हो गया। नेक्स्ट वी हैव एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, इसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इट इंक्लूड्स यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस टू सॉल्व नोवल प्रॉब्लम्स, मतलब हम पास्ट एक्सपीरियंस पहले जो हमारे साथ हो चुका है उसको यूज़ करके कैसे न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो आता है हमारा एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस में। जिनके अंदर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस हाई होती है वो नए नए तरीकों को ढूंढते हैं और न्यू डिस्कवरीज करते हैं अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके। ठीक है, फिर है हमारा कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्चुअल को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिनमें हाई होती है, दे हैव द एबिलिटी टू डील विद देयर एनवायरमेंटल डिमांड्स, और इसको नॉर्मल भाषा में हम स्ट्रीट स्मार्टनेस या बिजनेस सेंस भी कह सकते हैं। पीपल हु आर हाई ऑन दिस कैन ईजिली अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई इट। जिनके अंदर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है वो अपने एनवायरमेंट से के अकॉर्डिंग ईजिली अडेप्ट कर सकते हैं एंड उसको रेडिली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा मॉडल ये पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। पास मॉडल में क्या है, पास मॉडल पहले तो जिया किसने था, तो ये जेपी दास, नेग्लिरी और किरबाई ने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ जो होती है उसके अंदर इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग होती है 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स की, जिसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। एंड ये यूनिट्स जो होती हैं उसमें आता है अराउजल, कोडिंग और प्लानिंग। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में करते हैं। सबसे पहले तो हमारा अटेंशन क्या होता है, फर्स्ट स्टेज जो है अराउजल अटेंशन। तो सपोज हमारा ब्रेन जो है आसपास से इंफॉर्मेशन ले रहा है, जब उस इंफॉर्मेशन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है ना, तो हमें उसको बोलते हैं ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल, और वो हमारा अटेंशन अपनी तरफ एक इकट्ठा करता है। ठीक है, तो अटेंशन हमें हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन की तरफ ध्यान देने में, ऑप्टिमम लेवल का जब होता है इन्फॉर्मेशन। और टू मच और टू लिटिल अगर अटेंशन है तो हम उस इन्फॉर्मेशन को अटेंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो सपोज तुम्हारी टीचर ने तुम्हें बोला कि कल जो है एक क्लास टेस्ट है। अब सम ऑफ यू विल इग्नोर दैट कि क्लास टेस्ट ही तो है, क्या नंबर लगेंगे, कुछ मैटर थोड़ी करता है इतना, पेपर थोड़ी है, पीटीज थोड़ी है, क्लास टेस्ट ही तो है। अब मैम ने बोला कि क्लास टेस्ट तो है बट इसके मार्क्स ऐड होंगे फाइनल एग्जाम्स में, तो इसकी कुछ परसेंटेज, कुछ वेटेज लगेगी फाइनल एग्जाम में। अब ये जो बात है ये ऑप्टिमम लेवल का अटेंशन सीख करेगी तुम्हारे ब्रेन से, तो तुम्हारा ध्यान आएगा, तुम अब इसको अटेंड करोगे कि चलो भाई अब इसके मार्क्स लगेंगे, अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो तुमने अटेंशन किया और तुम अटेंशन करने के बाद सोचोगे कि कौन कौन से चैप्टर्स मुझे प्रिपेयर करने हैं और कौन कौन से प्रिपेयर हो चुके हैं। तो ये हमारा अराउजल अटेंशन हुआ, पहले तुम्हें अराउजल मिला और उसके बाद तुमने क्या किया, अटेंशन शो किया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज हम यहाँ साइमल्टेनियस जो है ये थर्ड स्टेज है, और नेक्स्ट स्टेज हमारी प्लानिंग आती है कि प्लानिंग में हमने इन्फॉर्मेशन को अटेंड तो कर लिया, अब हमारी प्लानिंग एक्टिवेट हो जाएगी। मैम ने तो बोल दिया टेस्ट है, तुमने ध्यान भी दे दिया, अब तुम सोचोगे कि कौन कौन से चैप्टर्स मेरे प्लान्ड है,
एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करोगे, है ना, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये आता है सेकंड स्टेज प्लानिंग में। और फिर आता है हमारा थर्ड स्टेज साइमल्टेनियस या सक्सेसिव। सपोज 7 चैप्टर्स है, हम साइकोलॉजी एग्जांपल ले लेते हैं, साइकोलॉजी का टेस्ट है, 7 चैप्टर्स है। तुम्हें बोल दिया कि कल इसके लिए प्रिपेयर होकर आना। अब 7 में से तुमने 4 चैप्टर्स तो कर रखे हैं, 3 चैप्टर रहते हैं। तो तुम जो भी वो 3 चैप्टर लर्न करोगे ना, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कैसे तुम्हारे नॉलेज सिस्टम में जाएगी, कैसे उसमें एनकोड होगी, वो यहाँ पे डिसाइड होगा। या तो वो साइमल्टेनियसली होगी या फिर वो सक्सेसिव होगी, सक्सेसिवली होगी, ठीक है। साइमल्टेनियसली क्या होता है? साइमल्टेनियसली तब होता है जब हम दो चीज़ों के बीच कोई रिलेशन बना के उसको एनकोड करते हैं। सपोज तुम यहाँ पे ये 7-8 थ्योरीज पढ़ते हो, तुमने उनके बीच रिलेशन ढूंढा, फिर उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, तो वो हमारा साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हो गया। सक्सेसिव क्या होता है? सक्सेसिव होता है कि इन्फॉर्मेशन को हम ऐसे याद करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि इन रिकॉल ऑफ वन इन्फॉर्मेशन लीड्स टू रिकॉल ऑफ अनदर इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इसको हम एक सीरीज में याद कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा भी है ये टेक्स प्लेस व्हेन यू रिमेंबर ऑल इन्फॉर्मेशन सीरियली, सो रिकॉल ऑफ वन इन्फॉर्मेशन लीड्स टू रिकॉल ऑफ अनदर इन्फॉर्मेशन। जैसे अल्फ़ाबेट्स, छोटे बच्चों को हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं ना, तो उनको पता होता है ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, तो ये सीरीज़ में चलता है। या फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो ये भी सीरीज़ में चलता है। तो दिस इज़ सक्सेसिव प्लानिंग, ठीक है। अब पास मॉडल जो है वो नॉलेज सिस्टम कहीं से भी गेन कर सकता है, फॉर्मली मतलब रीडिंग राइटिंग से, या इनफॉर्मली अपने एनवायरनमेंट से भी कर सकता है। अब इसी मॉडल पर एक टेस्ट है इंटेलिजेंस का, जिसको CAS बोलते हैं, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, ठीक है। ये बैटरी ऑफ टेस्ट है। बैटरी ऑफ टेस्ट और टेस्ट में क्या डिफरेंस है? टेस्ट मतलब एक इंडिपेंडेंट एक टेस्ट है, ठीक है। बैटरी मतलब जब टेस्ट में डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट कलेक्ट करके हम एक बैटरी बना देते हैं। साइंस में पढ़ा होगा ना तुमने, ऐसे एक सेल होता है, और जब हम काफ़ी सारे सेल्स को इकट्ठा कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है? बैटरी। तो ये तो हमारा हो गया सेल, और ये हमारी बैटरी। वैसे ही हमारा टेस्ट जो होता है वो एक टेस्ट होता है, और बैटरी जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट होता है। अब इसके अंदर वर्बल नॉन वर्बल दोनों आइटम्स आते हैं। अभी हमने वर्बल नॉन वर्बल आइटम्स क्या होते हैं वो पढ़ा नहीं है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ आएगा कि क्या होता है ये। 5 to 18 ईयर्स के बच्चों पे इसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट आता है ना, वो हमें बताता है कि उस पर्सन के अंदर कोई कॉग्निटिव डिफिसिट्स, कोई कॉग्निटिव कमी है या नहीं है, कोई लर्निंग प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। अभी हमने ये चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में करा था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब जो डिस्टिंक्टिवनेस और यूनिकनेस आती है बिटवीन द एट्रीब्यूट्स ऑफ टू इंडिविजुअल्स, कि दो लोग हैं, सेम इंटेलिजेंस लेवल नहीं है उनका, दो लोग हैं, सेम पर्सनालिटी ट्रेट्स नहीं है उनके, वो क्यों होते हैं। अब क्यों होते हैं उसका भी हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि या तो वो नेचर की वजह से हो सकता है, या फिर वो नर्चर की वजह से होता है। मतलब या तो हमारा जीन्स उसको कॉज करता है ना, जीन्स मतलब हमारा DNA जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है, या फिर हमारा एनवायरनमेंट उसको कॉज करता है। तो इस चीज़ को ना प्रूव करने के लिए बहुत सारी स्टडीज़ हुई है, बहुत सारी। और अगर मुझे ये पढ़ना है कि जेनेटिक का प्ले है या फिर एनवायरनमेंट का प्ले है, तो मैं किन लोगों को यूज़ करूँगी? ट्विन्स को यूज़ करूँगी ना। तो मैंने यहाँ पे मतलब रिसर्चर्स ने यहाँ पे क्या किया था, ट्विन्स लिए थे। ट्विन्स पता है कितने टाइप्स के होते हैं? या तो आइडेंटिकल ट्विन्स हो सकते हैं, या फिर फ्रेटर्नल ट्विन्स हो सकते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स वो होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं, जेंडर वेंडर सब सेम होता है, बिल्कुल सेम होते हैं। और फ्रेटर्नल ट्विन्स वो होते हैं जो कि बायोलॉजी अगर तुम्हें पता है, तो स्पर्म जब एग को वो फर्टिलाइजेशन होता है तो ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट बनने के बाद जब वो 2 में डिवाइड होता है तो वो इन आइडेंटिकल ट्विन है, और उससे पहले ही 2 स्पर्म जब एक ही स्पर्म जब 2 एग को फर्टिलाइज़ करते हैं तो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं। लेकिन ये उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये समझना है कि इंटेलिजेंस, ये जो स्टडी हुई थी उसमें आइडेंटिकल ट्विन्स जो सेम एनवायरनमेंट में रखे गए हैं, मतलब एक ही घर में 2 ट्विन्स हैं, और वो एक ही घर में एक ही पेरेंट्स ने उनको पाला है, उनकी अपब्रिंगिंग सेम जगह हुई है, सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो उनकी इंटेलिजेंस 90% सेम है। अब यहाँ पे 0.90 लिखा है। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जो कोरिलेशन होता है वो 0 और 1 के बीच होता है। अब ये क्लोजर टू 1 है, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। और पॉजिटिव में भी कैसा कोरिलेशन है? वेरी
हाई, क्योंकि क्लोज जितना 1 टू 1 के क्लोज होगा उतना ज़्यादा हाई कोरिलेशन होगा, तो आइडेंटिकल ट्विन्स का कोरिलेशन बहुत हाई था। अब दूसरे उन ट्विन्स को लिया था हमने जिनको बर्थ के टाइम पे सेपरेट कर दिया था। अब सेपरेट करने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मेबी उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो तो उनको दूसरी 2 फैमिलीज़ ने अलग-अलग अडॉप्ट कर लिया हो। मेबी रिसर्च पर्पसेज़ के लिए उनको अलग रख दिया हो। तो ट्विन्स थे, आइडेंटिकल ट्विन्स ही थे, लेकिन हमने उनको बर्थ के टाइम पे अलग कर दिया था। तो उनकी कितनी कोरिलेशन आई थी? उनकी आई थी 0.7 2, मतलब वो 72% सेम इंटेलिजेंस था उन दोनों में। अब हमने लिया फ्रेटर्नल ट्विन्स जो कि दे वर रेयर टुगेदर, सेम एनवायरनमेंट में थे, तो उनकी आई थी 0.62। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्यों आया है? ये भी ट्विन्स हैं और ये भी ट्विन्स हैं। डिफरेंस ये आया है कि इनके ये आइडेंटिकल ट्विन्स हैं और ये फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं। इनमें सिमिलैरिटी ज़्यादा है, इनमें सिमिलैरिटी कम है। जो डीएनए कॉम्पोजिशन है, जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, वो एक दूसरे से थोड़ा कम मिलता है। फिर हमने लिया सिबलिंग्स जो कि एक साथ रहे हैं, रेयर टुगेदर, तो उनका 0.50 था, और सिबलिंग्स रेयर अपार्ट मतलब अलग-अलग जो सिबलिंग्स रहे हैं वो हैं 0.25। तो ये डिक्रीज़ होता गया है, जैसे-जैसे जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग होता गया है, वैसे-वैसे डिक्रीज़ हुआ है। तो बहुत हद तक जीन्स पे ये डिपेंड करता है हमारा इंटेलिजेंस, लेकिन एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है? तो यहाँ लिखा है कि स्टडीज़ किस पे हुई थी? ट्विन्स पे हुई थी, अडॉप्टेड चिल्ड्रन पे हुई थी। ट्विन्स में देखा गया था इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक फैक्टर, अडॉप्टेड चिल्ड्रन में देखा गया था इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। अब जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन की स्टडी थी उसमें ये पता चला था कि चिल्ड्रन वर मोर सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स रेदर देन अडॉप्टिव पेरेंट्स। तो जो बच्चे, छोटे बच्चे, जब उनको अडॉप्ट किया था किसी और फैमिली ने, तो इनिशियली छोटी एज में वो अपनी इंटेलिजेंस में अपने पेरेंट्स, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, उनको रिजेंबल कर रहे थे, उनके जैसी इंटेलिजेंस थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, एज दे ग्रीव इन एज, उनकी इंटेलिजेंस किसके सिमिलर होने लग गई? अपने अडॉप्टिव पेरेंट के जैसे होने लग गई। ठीक है, फिर उसके बाद है कि जो डिसएडवांटेज्ड होम के बच्चे थे, डिसएडवांटेज मतलब जो ऑर्फनेज में रहते थे या लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास में बच्चे रहते थे, और उनको बाद में किसी हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था, तो क्या हुआ? उनके इंटेलिजेंस में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। सपोज़ किसी बच्चे का, जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास का बच्चा है, उसका आईक्यू है 95, और उसको अडॉप्ट कर लिया, बहुत यंग एज में हुआ था, क्योंकि आईक्यू भी एक 9 तक ही चेंज हो सकता है, ये बहुत यंग एज में हुआ था। तो कुछ सालों बाद जब हमने देखा तो उसका सपोज़ मान लो 1110 हो गया। तो ये ड्रास्टिक चेंज है अगर आईक्यू के टर्म्स में देखोगे तो। ये ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास जो होती है, वहाँ पे काफ़ी सारी एनवायरमेंटल डेप्रिवेशंस होती है। लो न्यूट्रिशन हो गया, रिसोर्सेज़ हो गए, बहुत सारे फैक्टर्स हो गए। लेकिन जब हम उस बच्चे को किसी हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की फैमिली में दे देते हैं, तो वहाँ क्या होता है? उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर रिसोर्सेज़ मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो वहाँ पे उसकी नीड्स फुलफ़िल हो रही है। तो वो उतना ग्रो करेगा जितना वो कर सकता है। तो इसीलिए काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंटेलिजेंस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। चलो, अब हमारा असेसमेंट का टॉपिक रहता है, एंड थोड़े छोटे-छोटे से और थोड़े से टॉपिक रहते हैं। तो ये एक वीडियो हो गई। अब हम नेक्स्ट में करेंगे कि कैसे हम आईक्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आईक्यू जो है उसको जनरल पॉपुलेशन में कैसे हम ग्राफ पे शो कर सकते हैं, कैसे उनमें डिफरेंस आता है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ तक रिवाइज़ कर लो, मेक श्योर कि इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लो, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं बोर्ड्स में, है ना? ये 10 दिन यूज़ कर लो तो कर लो, वरना गया टाइम हाथ से। सी यू लेटर।